उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जिद है जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ निमसा में। आप सभी को ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हम एक नई सीरीज महापुरुषों की सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं और अपनी नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में 2 अक्टूबर हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है और उस सब के संदर्भ में राजस्थान सरकार के द्वारा पूरे विश्व के इतिहास में रिकॉर्ड बनाने जा रहा है कि रविवार के दिन भी राजस्थान की सभी स्कूलें खुली रहकर सभी बच्चे महात्मा गांधी को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे महान योद्धा की बात कर रहे हैं साथियों, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील है, इसके साथ ही अहिंसा का पुजारी है, जनता का मोहन है, भारतीयों का राष्ट्रपिता है और बच्चों का बापू है और महान आत्मा, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर माता पुतली बाई की कोख से हुआ था। तो साथियों, इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, खुद का नाम मोहनदास है। दक्षिण में एक ऐसी धारणा है कि पिता का नाम पुत्र के साथ में जोड़ दिया जाता है, जैसे कि हम अब्दुल कलाम के बारे में भी जानते हैं। पुतलीबाई इनकी माता है, धर्म परायण स्त्री है, जिन्होंने भगवत गीता का ज्ञान इनको दिया और वही भगवत गीता इनको सांप्रदायिकता के सबसे बड़े मिसाल के तौर पर इन्हें जिंदा दिली के इंसान के तौर पर जीना सिखाती है। 13 वर्ष की छोटी सी अल्प आयु में 1882 में इनकी शादी हो जाती है कस्तूरबा गांधी से। कस्तूरबा इनके साथ ही बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। साथियों, अब धीरे-धीरे महात्मा गांधी बड़े होने जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं और अब बारी आती है लंदन में पढ़ने की और माता-पिता सबकी एक ही इच्छा है कि वकील बनना है, बैरिस्टर बन के आना है। तो देखिए साथियों, हर एक माँ-बाप की इच्छा होती है कि अपना पुत्र कुछ न कुछ बने, अपना बेटा नाम रोशन करे। तो ऐसे ही इनके माँ-बाप की भी इच्छा थी। अपने माँ-बाप की इच्छा को पूरा करने के लिए गए, वहाँ से बैरिस्टर वकालत की डिग्री करके वापस हिंदुस्तान लौटे। तो 1893 में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए वापस विदेश चले गए थे और वहाँ से दादा अब्दुल्ला का मुकदमा जीत कर वापस आए और उनके बाद अपनी पत्नी सहित वापस चले गए थे दक्षिण अफ्रीका और वहाँ पर इन्होंने रंग भेद की नीति को समाप्त करने का बहुत ही बेहतरीन काम किया साथियों। एक ऐसा व्यक्ति जो देश में ही नहीं, विदेशों में भी अपने चर्चे खड़े कर देता है। 1894 में जो नाटाल कांग्रेस की स्थापना करता है, वो एक हिंदुस्तान में नहीं हुई थी, वो एक दक्षिण अफ्रीका में हुई थी और वहाँ विदेशी धरती पर अगर कोई भी व्यक्ति, विदेश का व्यक्ति कोई आंदोलन जीतता है, तो ये हम सबके लिए और भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसके साथ ही साथियों, हम बात कर रहे हैं कि ये महान नायक 9 जनवरी 1915 को स्वदेश लौटते हैं, हिंदुस्तान लौटते हैं और हिंदुस्तान पर बड़े लोग फूल मालाओं के साथ इनका जबरदस्त स्वागत करते हैं, क्योंकि एक ऐसा महानायक अब कांग्रेस में प्रवेश कर रहा है, अब हिंदुस्तान में प्रवेश कर रहा है, जो जिससे लोगों को उम्मीद थी कि ये कहीं न कहीं हिंदुस्तान को जिताएगा, कहीं न कहीं हिंदुस्तान को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाने का प्रयास करेगा और बाकायदा मुक्ति दिलाएगा भी। लोगों की उम्मीद पर खरे उतरने वाले महात्मा गांधी ने उन्होंने ऐसा ही किया था साथियों। प्रकृति के संबंध में अपने बेहतरीन विचारों को रखते हुए 1909 में अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में उन्होंने बात की थी कि दुनिया को प्रकृति की ओर लौटना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के नारे का जिक्र करते हुए उन्होंने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था। तो इन्होंने कहा था, प्रकृति की ओर लौटिए, मशीनीकरण एक दिन इस पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। साथियों, अब चलते हैं, महात्मा गांधी का हिंदुस्तान में प्रवेश हो रहा है और किस प्रकार उनका हिंदुस्तान में प्रवेश और उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जो आते ही उनको कहते हैं कि 1 वर्ष के लिए पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करो। 1915 में ये हमारा दुर्भाग्य है कि गोपाल कृष्ण गोखले अब कांग्रेस महात्मा गांधी के हवाले हो गई थी। 1917 में बिहार का चंपारण क्षेत्र, जहां नील की खेती, त्रिकटिया पद्धति का विरोध, किसानों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध में कदम उठाए और जीत हासिल हुई। लगातार 3 जीतें, 1917 में खेड़ा गुजरात का ही आंदोलन और 1918 में लगातार अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ अनशन करके बैठ गए थे। आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा। एक ऐसे बेहतरीन राष्ट्रीय नेता की बात कर रहे हैं, जिनकी विदेशी लोग भी भूरी-भूरी प्रशंसा करते हैं। समय आता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अपने केसरे हिंद की उपाधि लौटा देते हैं और वास्तव में कहते हैं कि अंग्रेज भारतीयों के लिए अच्छे नहीं है। कहीं न कहीं अंग्रेज भारतीयों के लिए गलत नीतियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। अब समय आता है अपने सितंबर 1920 का, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन और बात रखी जाती है कि कांग्रेस
भारत से अंग्रेजों का असहयोग करेगी और हिंदुस्तान में एक बहुत विशाल आंदोलन खड़ा हो चुका था असहयोग। कुछ लोगों ने पहले विरोध किया था लेकिन गांधी की समझाइश के बाद नागपुर के दिसंबर 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग हंसते-हंसते सब लोगों ने स्वीकार किया और गांधी जी ने कहा था तुम हमें 1 वर्ष दीजिए, मैं आपको आज़ादी दूँगा। हालाँकि एक 1 वर्ष का सपना तो हमारा पूरा नहीं हो सका क्योंकि हमें आज़ादी 1947 में प्राप्त होती है। लेकिन क्या व्यक्ति बेहतरीन काम करता है, लोगों को घरों में महिलाओं को बाहर निकालने का, अगर कोई पहली बार आंदोलनों में भाग लेने का कार्य अगर किसी ने करवाया तो वो महात्मा गांधी है। बच्चों ने स्कूलें छोड़ दी, शिक्षकों ने स्कूलें छोड़ दी, वकीलों ने वकालत छोड़ दी और यहाँ तक कि डॉक्टरों ने अस्पताल छोड़ दिए। सारे के सारे आंदोलन में कूद पड़े और चारों ओर महात्मा गांधी जिंदाबाद जैसे नारे लगाए गए। इसके साथ ही चोरा-चोरी की घटना ने कहीं न कहीं इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। यहाँ हमें साथियों ये भी देखना चाहिए इसके बाद बापूजी को जेल भी हुई थी। 1922 में उन्हें जेल मार्च 1922 में 6 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन जो जज उन्हें सज़ा सुना रहा था वे बड़े रोचक तरीके से बोल रहे थे कि मैं महात्मा गांधी को सज़ा नहीं सुना रहा बल्कि मैं एक दोषी को सज़ा सुना रहा हूँ। उनके मन में भी था कि वाह! क्या विचार है आपके, क्या जुनून और जज़्बा है देशभक्ति का। आगे हम बात करेंगे कि नोबेल पुरस्कार की कमेटी के एक सलाहकार ने क्या कहा था उनके बारे में, कि वास्तव में बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति किस प्रकार अपने देश की जनता को आगे लाने का प्रयत्न करता है और अपने देश को स्वराज दिलाने की बात करता है। इसके बाद असहयोग समाप्त होने के बाद असहयोग स्थगित कर देते हैं यही महात्मा गांधी और आगे चलकर 1924 में 2 वर्ष के बाद इन्हें रिहा कर दिया जाता है और एक बार देशभक्तियों या देशभक्तों के जुनून को ऊपर करते हैं और फिर धीरे-धीरे लंबा कोई भी समय हो जाता है आंदोलन का तो फिर उन लंबे समय को धीरे-धीरे वापस करना पड़ता है क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति है तो वो लगातार संघर्ष करेगा तो थकान महसूस करेगा। तो महात्मा गांधी एक बहुत अच्छी तरीके से जानते थे इसीलिए इन्हें बहुत चतुर राजनीतिज्ञ के तौर पर भी जाना जाता है। अब साथियों घटना है लाहौर अधिवेशन 1929 की। नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष है और नेहरू जी बड़े तरीके से रोचक ढंग से कहते हैं कि अब तो हमें पहला स्वाधीनता दिवस मनाना होगा और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की बात करते हैं। महात्मा गांधी की नेहरू के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य करते हैं और लोगों को कहते हैं कि युवा पीढ़ी का एक ऐसा नेता जो बहुत बेहतरीन काम करेगा, कहीं न कहीं हम सब के लिए बहुत अंग्रेजों के शासन को नींव को हिलाने का सबसे बेहतरीन काम करेगा। वास्तविकता में अंग्रेजों के शासन की नींव को हिलाने का कार्य तो असहयोग आंदोलन कर चुका था। बड़ी बर्बरता के साथ अंग्रेजों ने असहयोग को दबाया था। अब देर टू देर महात्मा गांधी ने यही रणनीति अपनाई और फिर 31 जनवरी 1930 को अल्टीमेटम दिया गया। लॉर्ड इरविन वाइसराय थे और उनको कहा गया कि 11 मार्च का समय है, 11 मांगे माननी होगी और सभी लोगों के घर में छोटे से लगाकर बड़े के घर में नमक प्रयोग किया जाता है और नमक को उन्होंने एक आंदोलन का प्रतीक चुना और फिर 11 मार्च तक लॉर्ड इरविन उन बातों की ओर ध्यान नहीं देता है। तो 12 मार्च को उन्होंने दांडी मार्च यात्रा करके दुनिया को और अंग्रेजों को ये दिखा दिया था कि हिंदुस्तानी पीछे नहीं है। अगर आप हिंदुस्तानियों की बात नहीं मानेंगे तो हिंदुस्तानी अपनी बातों पर अटल रहकर आंदोलन चलाएंगे और 24 दिन की 78 सदस्यों के साथ 240 किलोमीटर की लंबी यात्रा को पूरा करके नमक कानून तोड़ा था। गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुंचे थे। अब साथियों आगे बढ़ते गए 1942 का वो दौर है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, आखिरकार अंग्रेजों को मजबूर कर ही दिया था कि अंग्रेजों तुम भारत छोड़ दो और करो या मरो का नारा देते हुए अहिंसा के पुजारी हिंदुस्तान की आजादी, भारत की आजादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रखर अंग्रेजों का विरोध करने वाले नेता। इसी समय साथियों अगर हम बीच की बात करें तो क्या बेहतरीन नजारा गांधी जी ने पेश किया था। क्या सांप्रदायिकता के संदर्भ में विचार थे, क्या हिंदू मुस्लिम विचारों की एकता उनके मन में कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हिंदू और मुस्लिम की एकता के बगैर हिंदुस्तान का आजाद होना असंभव है और हालांकि कहीं न कहीं उनके विचारों में बेहतरीनता थी। उसके बाद सांप्रदायिकता की बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में उन्होंने विरोध करते हुए खुले तरीके से अनशन पर बैठकर आखिरकार दलितों के नेता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को झुका दिया था और ये भी कहा था कि अम्बेडकर को कि जब तक आप पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग छोड़ नहीं देते तब तक मैं मेरा अनशन नहीं तोड़ूंगा। और वो 24 सितंबर 1932 का पूना पैक्ट हम सब जानते हैं कितना बेहतरीन सांप्रदायिकता का एक
मतलब उदाहरण पेश किया था कि सब भाई भाई है। अपनी प्रार्थना में हमेशा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, सभी धर्मों की एक ऐसी मिसाल। अब हम साथियों एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि जितने लंबे समय इतना बेहतरीन काम किया है, इतना सब लोगों का प्रिय है। नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे थे। नॉर्वे देश की एक मतलब कमेटी नोबेल पुरस्कार देती थी। महात्मा गांधी का नाम एक बार नहीं 5 बार नोबेल पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन विडंबना है कि एक बार भी नहीं मिला। बेहतरीन। देखिए आगे क्या होता है। नोबेल पुरस्कार की एक नोबेल कमेटी के जो सलाहकार थे, जिनका नाम था सर म्यूलर ने विचार दिया है कि वास्तविकता में महात्मा गांधी सच्चे अर्थों में बेहतरीन नेता है, सभी लोगों के प्यारे हैं और वास्तव में लोगों के प्रति उनकी आस्था और लोगों की आस्था बहुत बेहतरीन है, हमेशा सराहने योग्य है। लेकिन वो उस व्यक्ति की भिन्न भिन्न विचारधारा, वो क्षण भर में राष्ट्रवादी तो क्षण भर में तानाशाह बन जाते हैं। और इसके साथ ही लोगों का लोकप्रिय नेता तो कहीं कुछ समय के लिए ईसा का मसीहा बन जाता है, तो कुछ समय के लिए एक चतुर और सामान्य राजनीतिक बन जाता है। और यही विचारधारा एक बार नहीं 5 बार इनको नॉमिनेट किया गया। पहली बार ये कहा गया, दूसरी बार ही बहुत सारे इनके संदर्भ में विचार दिए गए, वास्तव में क्या बेहतरीन नेता का कार्य किया। लेकिन हमारे लिए सबसे बेहतरीन बात तो वो है कि क्या वो नोबेल पुरस्कार स्वीकार करना चाहते थे या स्वीकार करते या नहीं करते महात्मा गांधी। तो क्या उनके अनुयायियों को जिस समय 1989 में दलाई लामा बौद्ध धर्म के वर्तमान में प्रवर्तक, उनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा था, उस समय नोबेल कमेटी के सदस्यों ने बकायदा क्या बात कही थी कि ये हमारी ओर से महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि है। उस समय प्रत्येक हिंदुस्तानी और प्रत्येक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। केवल हिंदुस्तान में ही अहिंसा की अलख नहीं जगाई, बल्कि पूरा विश्व उनसे प्रभावित होकर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाने की बात करता है। लेकिन साथियों इसके साथ ही यही बात समाप्त नहीं होती। महात्मा की उपाधि उनके लिए सार्थक थी, वो महान आत्मा, बकायदा उन्होंने महात्मा का काम किया था, महान आत्मा थी वो। इनके संदर्भ में बहुत ही प्रसिद्ध गणित के वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम अल्बर्ट आइंस्टीन है। उन्होंने कहा कहा था कि आगे आने वाली पीढ़ियां ये अचंभा करेगी या ये स्वीकार करने में कतराएगी कि क्या ऐसा हार्ड मास का आदमी भी इस दुनिया पर चला था। ये बकायदा सही है। महात्मा की उपाधि देने के संदर्भ में बात करें तो 1915 की घटना, पहली बार 3 व्यक्तियों ने महात्मा की उपाधि अगर कोई पहली दी है तो वो एक राजवैद्य थे जिनका नाम था जीवराम कालिदास। ये अपने फैक्ट अपने भास्कर की न्यूज से लिए गए हैं। इसके साथ ही 1915 में स्वामी श्रद्धानंद ने भी महात्मा की उपाधि दी। और सबसे महत्वपूर्ण हम सब हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जुलाई 1915 में इन्हें महात्मा की उपाधि देकर सम्मानित किया गया। वकाये महात्मा थे, महान आत्मा थी। यहाँ तक की बात समाप्त नहीं होती। 4 जून 1944 को हिंदुस्तान में ही नहीं, सिंगापुर में हमारे एक भारतीय शेर की गर्ज, जो अपने रेडियो में ये कहते हैं, अपने भाषण में ये कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि सलाम, कोटि कोटि प्रणाम। और वहां से अपनी उस रेडियो की आवाज के माध्यम से महात्मा गांधी को ये सूचित करते हुए कह रहे हैं कि बापूजी आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर रहा हूं, आशीर्वाद चाहिए। तो बकायदा एक ऐसा महापुरुष हम सबके बीच कितना बेहतरीन काम कर सकता है, हम सबके लिए आदर्श बन गया, अहिंसा का पुजारी बन गया हम सबके बीच। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि दुनिया ऐसा करे, जो हम चीज दुनिया से करवाना चाहते हैं वो चीज हमें खुद को करनी चाहिए, ये बेहतरीन होगा। अहिंसा या और मौन वो ताकत है कि जो मानव द्वारा कोई भी कितना भी विषैला हथियार का निर्माण कर दे, लेकिन वो भी हथियार इतना ताकतवर साबित नहीं होगा, उससे बेहतरीन ताकतवर साबित होगा, वो अहिंसा साबित होगी। इसके साथ ही भारत के प्रसिद्ध कवि जिन्होंने ये मेरे वतन के लोगों गीत लिखा था, कवि प्रदीप जिनका नाम रामदत्त द्विवेदी, उन्होंने कहा था कि दे दी हमें आजादी बिना ढाल, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वास्तव में उन्होंने कमाल किया। हिंदुस्तान की आजादी के संदर्भ में उन महान आत्मा को हमेशा के लिए याद किया जाएगा। 2 अक्टूबर को उनकी जन्म तिथि के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हिंदूवादी विचारधारा अतिरिक्त कहीं न कहीं व्यक्तियों की विचारधारा आती है, तो वो विचारधारा कहीं न कहीं देश के लिए नुकसानदायक होती है। और 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे के द्वारा उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और उसी समय
देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने नम आंखों से कहा था कि देश के राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, और उसी समय से या उसी दिन से हमने इनको देश के राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकार किया है। तो ऐसे थे हमारे महान नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हम सबके लिए पूजनीय है, हम सबके लिए आदरणीय है। तो नमस्कार साथियों, बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने इसी सीरीज में अगले महान पुरुषों की वार्ता को लेकर। धन्यवाद।